बंधूंनो आणि भगिनींनो, शिवानीने मला सूचना केली आहे की मी हिंदीमध्ये बोललं तर चांगलं राहील, कारण 3 लाख लोक जवळपास हे बघतात यूट्यूबवर. तर मी हिंदीमध्ये बोलतो, याबद्दल आपण मला क्षमा करावी. हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हमारे सबका उद्देश्य यही है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको हमें धनवान तो नहीं पर कम से कम सस्टेनेबल जीवन देना है. और ये करने के लिए हमारे यहाँ 2 प्रकार के मार्ग हैं कि बहुत से लोग नौकरी भी करते हैं, पर नौकरी करने वालों की मर्यादा होती है. और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस इकोनॉमी में हम ईमानदारी के मार्ग से अच्छा धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जगाना ये देश की आर्थिक आवश्यकता है. आपको पता होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी में 52 to 54% कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी ग्रोथ में सर्विस सेक्टर से आता है. उसके बाद में 22 से 24% हमारा कंट्रीब्यूशन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और 8 से 12% ये कंट्रीब्यूशन ये हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है. हमारी जो एमएसएमई है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, इसका टोटल ग्रोथ में अभी 31-32% कंट्रीब्यूशन है. और मैं जब मंत्री था तब हमने तय किया था कि एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा करेंगे. हमारा टोटल एक्सपोर्ट देश का 40% जो है वो एमएसएमई से है, और हम लोग चाहते थे कि हमारा एक्सपोर्ट करीब 50% से ज़्यादा एमएसएमई से हो. हमारे देश में अभी तक एमएसएमई ने 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है. तो हम ये चाहते थे कि ये 5 करोड़ रोजगार और निश्चित रूप से एमएसएमई में क्रिएट हो. अब ये जो सब होना चाहिए, इसमें नए रोजगार निर्माण होने चाहिए, तो इसमें आप सबको हमारा जो माइंड सेटअप है, जो सोचने का तरीका है, वो सही दिशा में ले जाना होगा. हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हमें एक वो 3 इडियट्स पिक्चर में एक डायलॉग था कि वो कहता था कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, पर जब मेरिट में पास होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है. तो हमारी प्रॉब्लम और समस्या ये है कि दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होना आसान है, पर किसी के सक्सेस स्टोरी में, यश में शरीक होना बहुत कठिन है. तो हमारे मन में जो एक जेलसी जैसी वृत्ति होती है, वो किसी की अच्छी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती. और इसलिए सबसे पहले हमारे देश में हमारी जो व्यवस्थाएं थी 47 के बाद, उसमें 3 अर्थव्यवस्था हमारे देश में थी जिसकी चर्चा थी. एक था समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद, और तीसरा था पूंजीवाद. जो साम्यवाद था वो वर्ग विग्रह के संघर्ष पर, सिद्धांतों पर विश्वास रखते थे. मालिक वर्सेस मजदूर, मालिक वर्सेस नौकर. तो उनका कहना यही था कि जो धनवान है वो शोषण कर रहा है, और धनवान जो शोषण कर रहा है गरीब का, उसको बचाना, उसको अधिकार देना, ये हमारा काम है. और इसी अर्थव्यवस्था के आधार पर रशिया और चाइना, इन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया. दूसरी जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, मधु लेमय, ये समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी विचार के वो लोग थे. उनका भी यही विचार था कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए और गरीब को अधिकार मिलने चाहिए. और इसलिए स्वाभाविक रूप से समाजवादी आंदोलन उस समय चलता रहा. समाजवादी, प्रजा समाजवादी, संयुक्त समाजवादी. फिर तीसरे लोग जो थे, हमारे देश में एक स्वतंत्र पार्टी थी, वो मिनरल जो लिबरल इकोनॉमी थी, जो अमेरिकन लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग था, उसके आधार पर वो काम कर रही थी, और वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे थे. अब उद्देश्य हमारा ये है कि हमें क्या करना है. तो हमारे देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से लोगों को मुक्ति देना है.
गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। और जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको स्वाभिमान से जीने का मार्ग दिखाना है। और इसलिए समाज के जो शोषित, पीड़ित, दलित हैं, जो रहने के लिए जिनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को जिस दिन रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में अंत्योदय के विचार में कहा है। और मैं ये मानता हूं कि यही महत्वपूर्ण बात है। फिर इन करोड़ों लोगों के जीवन को अगर सस्टेनेबल करना है तो उसके लिए क्या मार्ग हो सकता है? विच इज द बेस्ट इकोनॉमिक वे बाय विच वी कैन मेक द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, नॉट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बट द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल्स। और इसी की विचार में मैं आपके सामने जो आज के विषय में तो कहने वाला हूं, पर मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि वेल्थ क्रिएटर और जॉब क्रिएटर, तो वेल्थ क्रिएटर करना ऐसा ही है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। अभी शिवानी जी मुझे बता रही थी कि कोई कोविड के कार में गाड़ियां साफ करने का काम शुरू किया, तो यहाँ बैठा हुआ है, उसको अच्छा पैसा मिलने लगा। तो मैंने तुरंत उसके कान में कहा कि आजकल बिल्डिंगें बहुत बनती है और ऑफिसेस में बिल्डिंग है, कमिश्नर साहब के यहाँ बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग है, सब जगह है। ऊपर में पानी की टाकी होती है, उसको साफ करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आप किसी को बताओ कि ये बिल्डिंग साफ करने का काम जो है, पानी का साल में एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना, जाके वो पूरी पानी टंकी साफ करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। पूना में एक करते हैं, बहुत अच्छी कमाई करते हैं। तो आज हमें आवश्यकता है कि ईमानदारी के मार्ग से हमारे जीवन में हम वेल्थ क्रिएटर कैसे बने। और एवरी वेल्थ क्रिएटर इज ए जॉब क्रिएटर। और इसलिए मैं अक्सर लोगों को यह कहता हूं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो ये जो वेल्थ क्रिएटर है, अब नौकरी देना है तो कोई आदमी फुकट में थोड़ी देगा, वो पहले उसका भी स्वार्थ देखने ही वाला है। कोई होटल डालता है तो हे गरीब लोग, मैं तुम्हारी सेवा करने का चाहता हूं, इसलिए तुमको फुकट में नाश्ता मिलेगा सस्ते में, इसलिए मैं होटल डाल रहा हूं, आओ और मेरा अन्नदान के कार्यक्रम में सहयोग करो। ऐसा कोई नहीं कहेगा, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और इसलिए पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर लोगों को फंसाना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना, यह गुनाह है। तो अगर इस प्रकार का कोई रेस्टोरेंट डालता है तो पहले रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग जो होंगे वो कम से कम 30-40 लोगों को काम मिलेगा। फिर वो किराना लाएगा तो किराने दुकानदार का टर्नओवर बढ़ेगा। फिर क्रॉकरी लाएगा, क्रॉकरी फूटती रहेगी, बनती रहेगी, नहीं आती तो क्रॉकरी वाले को काम मिलेगा। फिर वो बिजली और पानी यूज करेगा तो कारपोरेशन को बिल देगा, गवर्नमेंट को बिल देगा, तो उनका धंधा चलेगा। फिर आए हुए लोग जो आएंगे वो सब्जियां लाएंगे रोज, तो नेचुरली इससे इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है। और इस इकोनॉमी को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक नौकरी करने वाले और एक उद्योग व्यापार करने वाले। उद्योग व्यापार करने वाले तो अच्छा कमाई कर रहे हैं और नए नए इसमें जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं जब सांसद करके खड़ा था तब मैंने तय किया था कि मैं नागपुर और यहाँ के लोगों को, मिहान में 1 लाख लोगों को जॉब दूंगा। तो मैं दिन भर देश में घूमता हूँ और बोलता हूँ कोई मुझे अच्छा मिलता है तो बोलता हूँ हमारे यहाँ इंडस्ट्री डालो। 4 दिन पहले टोयोटो कंपनी है ऑटोमोबाइल की, वो उसके इंडियन मालिक और जापानी मालिक दोनों मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं सब काम करूंगा, मदद करूंगा, पर नागपुर में इंडस्ट्री डालो। तो आपको लगेगा कि तुरंत दूसरा आदमी के नितिन गडकरी बोलता है नागपुर में इंडस्ट्री डालो, तो नेताओं की इमेज ऐसी होती है कि उसको कुछ माल पानी मिलता होगा इसलिए बोल रहा होगा कि डालो। क्योंकि नेताओं की क्रेडिबिलिटी यही है कि पैसे लेके काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मिल रहे होगा इनको। मैं इसके लिए नहीं कह रहा। अभी हमने यहाँ इन्फोसिस कंपनी लाई, वो आने वाले 3 साल में 40,000 युवाओं को जॉब देने वाली है। HCL लाई, उन्होंने 4,000 जॉब दिए, अभी वो 15,000 तक पहुंचने वाले हैं। राफेल आई,
हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनी मिहान में आई और आज मेरे पास, मैं अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा ही कार्यालय चलाता हूँ। रोज मेरे को लोग बायोडाटा ला के देते हैं और वो बायोडाटा लेकर मेरे एक प्राइवेट सेक्रेटरी को काम है कि सबको भेजो। और मैंने उनको धमका के भी रखा है कि क्योंकि मैं भी कोई सेवक नहीं हूँ भगवे कपड़े पहना हुआ, तो मैं चाहता हूँ जिसको नौकरी लगे उसके बाप का और माँ का तो वोट मिलेगा मुझे चुनाव में। तो मैं मेरे थ्रू सब भेजता हूँ जॉब। अभी 56,000 लोगों को जॉब मिला है और मेरे जब 3 साल पूरे हो गए और तो मैं नागपुर शहर और विदर्भ के 1 लाख लोगों को मैं जॉब दूंगा, 1 लाख लोगों को। तो मैं इसमें गलत क्या है? और नागपुर में 1 लाख जॉब मिलेगी तो नागपुर की इकोनॉमी सुधरेगी। आप किराना का दुकान कब चलेगा, होटल कब चलेगा? जब तुमको अगर 40-50 हजार रुपये तनख्वाह मिलेगा तो चाइनीज फूड खाने के लिए जाओगे, और अगर 10,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा तो फुटपाथ पर आलू पोहा खाओगे, और वो भी नहीं मिलेगा तो चाय और पानी पी के घर जाओगे। तो परचेसिंग पावर तुम्हारी बढ़ेगी तो नागपुर की इकोनॉमी मल्टीप्लाई होगी, और इसलिए नागपुर और विदर्भ की इकोनॉमी मल्टीप्लाई करनी होगी तो किसानों का उत्पादन बढ़ाना होगा। अब मैं किसानों में काम करता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि हमने रेलवे की गाड़ियाँ शुरू की, ऑरेंज स्पेशल, और उसमें से देश भर में ऑरेंज भेजे, बांग्लादेश में भेजे। तो करीब 8,000 टन ऑरेंजेस हमने भेजे, जिसकी डॉलर में कमाई हुई बाहर भेजे। अब इस साल मैंने तय किया कि 1 लाख टन ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करेंगे। अब 1 लाख टन अगर ऑरेंजेस एक्सपोर्ट होंगे तो बाजार में 20 रुपए किलो का भाव होगा, तो किसान को 32 रुपए 34 रुपए किलो मिलेगा, और उसको डॉलर में पैसा मिलेगा तो किसान धनवान होगा। अगर किसान धनवान होगा तो वो क्या करेगा? वो घर बांधेगा। घर बांधेगा तो स्टील और सीमेंट खरीदी करेगा और पेंटर को बुलाएगा, रंग लगाओ डिस्टेम्पर, तो उसको काम मिलेगा। फिर होटल में जाएगा, बच्चों को कपड़े देगा, कपड़े लेगा तो कपड़े वाले को काम मिलेगा। तो हमारे यहाँ की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ाना है तो हमें कमाई करनी होगी, और कमाई अगर करनी होगी तो जो नौकरी करते हैं, अभी कमिश्नर साहब बहुत बड़े पोस्ट पर है, लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं, पर उनका तनख्वाह बहुत कम है, 2 लाख के ऊपर नहीं होगा। अब मैं एक बार मुंबई में ये ताज लैंडसेंड, ये जो अभी कौन सा एक्टर है अपना, भी नहीं, शाहरुख खान के घर के आगे में ताज लैंडसेंड होटल है, तो वहाँ एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो मैं अब खाने का शौकीन हूँ, अलग अलग जगह पर जाके वेजिटेरियन ऊपर खाते रहता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ एक डेविड करके शेफ था, तो मेरा फेवरेट है, आके मुझे ऑर्डर देके कैसा हुआ पूछता है। तो एक दिन पहचान का हो गया, कभी मुंबई जाता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो मैंने बोला, डेविड तुम कहाँ से हो? तो उसने मुझे कहा कि मैं हांगकांग से हूँ। हांगकांग से? यहाँ क्यों आए हो? बोले मैं घूमते रहता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ कहाँ रहते हो? बोले होटल में ऊपर कमरा मिला हुआ है। बोला तुमको तनख्वाह कितना मिलता है? सर ज़्यादा नहीं मिलता। बोले कितना मिलता? बोला 15 लाख रुपए मिल रहा है। अब मुझे बताओ, जो कैप्सिकन, ओनियन और ये करके फ्राई करके ठप ठप करके टॉसिंग करता और लाता है, उसका तनख्वाह 15 लाख। अब मैं साहब को नहीं पूछना चाहता कि उनका तनख्वाह। तो प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तुम स्किल्ड हासिल करो, स्पेशलाइजेशन। और जिसको स्पेशलाइजेशन है, अब सभी लोग हैं, कोई भी घर में आके ये इतनी महिला बैठी है, सब्जी कोई भी बनाती है। मेरे यहाँ एक शेफ है, वो संतरे का सूप बनाता है। तो मैंने उसको ताज बंगाल रेस्टोरेंट में भेजा था उसको सिखाने के लिए, चाइनीज भेजा, सुंदर बनाता है। तो कोई भी मंत्री अब मेरे घर पे आते तो फोन करते कि भाई पहले वो चाइनीज का वो सब रखो तो मीटिंग अच्छी होगी। तो वो पॉपुलर हो गया। हर चीज में एक्सपर्टाइज है, और ये जो एक्सपर्टाइज हासिल होता है ये सीखने से होता है, अनुभव से होता है, और प्रयोग करने से होता है। और इसलिए परफेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% गुड परफेक्शन, इसको जो कौशल्य है, स्किल्ड है, इसको हासिल करना ये एक बड़ा काम होता है जिससे पैसा मिल सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आज का कार्यक्रम है, वो है हमारे देश में अभी भी वर्ल्ड की तुलना में हम 3 क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं।
हमारी इकोनॉमी की निगेटिव बात है, कमजोरी है कि इंश्योरेंस इकोनॉमी, शेयर इकोनॉमी और पेंशन इकोनॉमी का जो पैसा इन्वेस्ट करने में हम लोग अभी भी कोई उसमें ठीक वर्ल्ड की तुलना में हम पीछे हैं। अभी कैनेडियन पेंशन फंड, यूएसए के पेंशन फंड, ऑस्ट्रेलियन फंड, खूब पैसा है उनके पास। अब वर्ल्ड में प्रॉब्लम यह है कि कुछ देशों में अगर आप डिपॉजिट करोगे तो साउथ कोरिया में, जापान में, अमेरिका में ऐसी स्थिति आई, अमेरिका में नहीं है, कि आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको ब्याज मिलता नहीं, ब्याज देना पड़ता है। और हमारे देश में हमें ब्याज देना पड़ता है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इसमें रिटर्न्स ज़्यादा है। अभी एक समय बैंक का इंटरेस्ट 16% था, अब कम होते हुए 10-8% पे कम आया। तो स्वाभाविक रूप से बैंक में पैसे डालना ये जो है ये एक कॉमन बात है। पर अब बैंक में रिटर्न कितने मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं। ये जो अभी शिवानी ने कहा कि बैंकों में ये बैंक का व्यवहार, जबकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी आई है, पैसा इंडस्ट्री को मिला है, पर बैंकों का फाइनेंस वही के वही है। इसका मतलब अब लोग बैंकों में फाइनेंस लेने के लिए ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बैंक में झटके पड़ रहे, समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो लोग जा रहे अब मार्केट इकोनॉमी में, शेयर इकोनॉमी में। और मैंने अभी एक फंड ऑफ फंड बनाया था, मैं एमएसएमई मंत्री था, तो करीब 1 लाख करोड़ आएंगे रोलिंग होके, जिसमें जो अच्छी एमएसएमई है, जिनका टर्नओवर अच्छा है 5 साल का, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड अच्छा है, और ऐसी एमएसएमई का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छा है, ऐसे एमएसएमई का क्राइटेरिया पक्का करके हम उनको कैपिटल मार्केट में वो जब जाएंगे शेयर खड़े करने के लिए तो 15% सरकार देगी। अब मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा बहुत फायदा है। तो मैंने मॉडल क्या किया था, समझो एक्स कंपनी आई और उसके हमने 50 लाख रुपए के 15% शेयर हमने लिए, तो 85% वो मार्केट से लेगा, तो हमारे शेयर की कीमत 10 रुपये है। फिर 5 साल के बाद हमारे शेयर की कीमत 70 रुपये होगी, हम शेयर बेच देंगे तो हमको 60 रुपये पर शेयर फायदा होगा, फिर हम नए कंपनी को देंगे। ऐसा करते करते हमारे फंड को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो अच्छी कंपनी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, वो मार्केट में जाएगी, उनको लोग पैसा लगाएंगे, उनकी शेयर की कीमत बढ़ेगी। आज का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, जो 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये महीना कमाते, नौकरी करने वाले हैं, वो अगर अपना पैसा शेयर मार्केट में बराबर लगाएंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो 10 रुपये का शेयर अगर उनका 60 रुपये का हुआ, 100 रुपये का हुआ, तो उनको बहुत प्रॉफिट होगा। और धीरे धीरे ऐसे अनेक लोग हैं कि जो देखते देखते 2-2, 4, 5 लाख, 10 लाख कमाने लगे। तो अपने पैसे की एक सीमित रकम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते जाना, ये इसका जो मार्गदर्शन है वो आप लोगों को मिले, इन्वेस्टर को, और छोटे लोग इसमें आगे आए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और इसलिए शेयर इकोनॉमी, इंश्योरेंस इकोनॉमी और पेंशन इकोनॉमी अब इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता हूँ, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं 5 लाख 10 लाख करोड़ में बात करता हूँ, मेरे पास लाइन लगा के लोग बैठे हैं। बैंक वालों में झगड़ा होता है। एक बैंक के चेयरमैन मुझे कहा कि मैं 6.25 पे दे रहा हूँ, पर 6.20 पे मिला, तो आपके लोगों ने उनसे पैसा लिया, मेरा पैसा लो। तो आज पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं हर साल 5 लाख करोड़ के काम करता हूँ। मेरा अभी टोल का इनकम 40,000 करोड़ है और 3 साल के बाद मेरा इनकम, हमारा NHI का इनकम 1,40,000 करोड़ हो जाएगा। तो मुझे प्रॉफिट है। तो हर जगह पर जो ऐसी प्रॉफिट मेकिंग छोटे मोटे उद्योग है, अभी नागपुर में भी वैसे बहुत से उद्योग हैं जो खड़े हुए हैं। अब उनके शेयर अगर आज आप लेंगे तो 2 साल में उसकी कीमत बढ़ेगी। तो मेरा आपको सुझाव यही है कि आपकी इसके बारे में, जो हमारा पेंशन का फंड, वो PF का है। अब वो फंड अगर वो NHI में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। NHI 100% ओन बाय गवर्नमेंट।
तो अभी आपको अभी धीरे धीरे हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एयर इंडिया को अब डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, हो गया निर्णय, टाटा ने ले लिया। अब एयर इंडिया का शेयर आएगा, जब भारत सरकार चला रही थी तो घाटे में चल रही थी, अब एयर इंडिया का जब शेयर आएगा तो संभावना यह है कि टाटा ने लेने के बाद शायद उनका बिजनेस बढ़ के प्रॉफिट बढ़ सकता है, ये बिजनेस है। तो आज अगर आपने 10 रुपए का शेयर लिया मार्केट में, तो शायद 3-4 साल के बाद वो 60 रुपए का भी हो सकता है या 10 रुपए का ही रह सकता है। यानी मैं कोई आपको सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ टाटा का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मार्केट में अलग अलग कंपनियों के जो शेयर हैं, इसमें जो छोटे लोग हैं ये उसमें इन्वेस्टमेंट करें। कांस्टेबल लोग हैं, जैसे कमिश्नर साहब यहाँ हैं, तो वो भी अगर इस प्रकार से 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार के शेयर अगर लेते रहे तो रिटायर्ड होंगे तब उनके पास 20-25 लाख रुपए के शेयर होंगे, तो उनको एक राहत मिलेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी जो है, इसमें पेंशन फंड्स है, अभी इंश्योरेंस का भी बिजनेस हमारे यहाँ इतना नहीं हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी कंपनियां बनाएं। अभी एनबीएफसी, मैंने एनबीएफसी को कहा कि आप डॉलर में डिपॉजिट लाइए और हेजिंग करके हिंदुस्तान की बैंकों से जो रेट है उस रेट में आप फाइनेंस करिए, तो आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगी। अब ये भी संभावना है कि हमारी भी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है। तो ये जो इनोवेटिव मॉडल्स इन्वेस्टमेंट के है जिसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, उसमें जो सैलरी में काम करने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा रिस्क लेकर उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उनके जीवन में उनका भविष्य बदल सकता है। और इसलिए इस इन्वेस्टमेंट की जानकारी छोटे छोटे लोगों को अच्छी तरीके से हो। बाद में इंश्योरेंस और पेंशन इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंपनियां काम करें, उसके भी शेयर्स आए हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जीवन में जैसा होता है, क्रिकेट में होता है कि हर जगह पर हर आदमी हर मैच में सेंचुरी नहीं मारता, हर बिजनेस में हर आदमी पैसे नहीं कमाता। लाइफ इज ए गेम ऑफ सक्सेस एंड डिफीट्स। लाइफ इज ए गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन, लिमिटेशंस। तो कभी अच्छे दिन है, कभी बुरे दिन है, कभी अंधेरा है, कभी प्रकाश है, कभी समाधान है, कभी दुख दर्द है। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, but we have to find out the way out between the line that how we can get benefit from that. और इसलिए challenges everywhere है। There are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. तो हमें ये समझना है कि हम कौन सा निर्णय कब करें। और ये जो इकोनॉमी का नॉलेज है ये कहीं ना कहीं कॉमन मैन को मिले और कॉमन मैन ये देश का इन्वेस्टर बने और देश का इन्वेस्टर बनके वो धनवान बने, वो समृद्ध बने, संपन्न बने, यही हमारी संकल्पना है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको कि अपने देश में 1 करोड़ लोग, अभी बीच में मैंने एक इंटरव्यू दिया एक फॉरेन टेलीविजन को, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके लाइफ में आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया है। तो उनको लगा कि मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया, दिल्ली मुंबई बना रहा हूँ, जोजिला टनल बना रहा हूँ, बद्रीनाथ केदारनाथ के रोड बनाओ, तो कोई रोड का नाम लूँगा। या मैंने गंगा में जलमार्ग बनाया, गंगा को शुद्ध किया। मैंने उनको वही की बताया कि मैं जब मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे। आदमी अपने पीठ पर बोरा लेकर चलता था। मैंने कोई काम किया तो मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई और आज देश में 50 लाख से ज़्यादा गरीब लोग आदमी आदमी को ढोने का काम नहीं करता, वो एनर्जी ड्रिवन रिक्शा को चलाता है। अब वो ई कार्ड भी आ गया। अभी परसों मैंने दिल्ली में कहा था ई पानीपुरी वाली गाड़ी आ गई। अभी वो चाइनीज़ भी इलेक्ट्रिक रिक्शा पे ला के खड़ा करता है, खिलाता है, चला जाता है, क्योंकि अब रोड पे काम नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग करके लोगों की गरीबी दूर हुई है। वो लक्ष्मी नगर चौक में एक आलू पाव बेचता है, वो 4 बोरे का आलू पाव बनाता है, 5 बजे शुरू करता है, 8 बजे ख़त्म करता है। एक समोसे वाले पे रेड मारी इनकम टैक्स में तो 16 करोड़ रुपए मिले उसके घर से। तो अभी हमारे यहाँ वो रिंग रोड पर एक पकोड़े वाला है, उसके यहाँ जैसे कोई जत्रा होती कि इतने लोग खड़े रहते हैं।
तो जिसके पास हुनर है तो उसके पास यश है। और हुनर ये प्रगति और विकास जो है प्रैक्टिस से होता है। तो मुझे लगता है कि अनुभव से, नॉलेज से और कौशल्य, स्किल से हम परिपूर्ण बनकर एक इकोनॉमिक सोच को समझते हुए हम इन्वेस्टर बने और हम लोग बड़े बड़े कंपनियों में धीरे धीरे शेयर डालते हुए धनवान भी बने, तो हमारी गरीबी दूर करने का ये भी एक मार्ग हो सकता है। हम वेल्थ क्रिएटर तो नहीं है, पर हम लोग छोटे छोटे जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। हमारे लिए भी वेल्थ मिला है, मिले हुई वेल्थ को एक्सपेंड और एक्सपेंडिचर बढ़ाए ताकि लोगों को उससे अवसर मिले। अभी ये शादियाँ होती है तो कोई बैंड बजाता है, कोई बत्ती लेके आता है, आखिर इनको 2 पैसे तो मिलते हैं ना कहीं पैसा घूमते रहता है और सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, रोजगार क्रिएट होने चाहिए, रेवेन्यू मिलेगा। आपने अभी खर्चा किया इसीलिए तो जीएसटी बढ़ा, मार्केट शुरू हो गया तो जीएसटी क्यों बढ़ा, इनकम क्यों बढ़ा, क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ी, मार्केट में आप गए, खरीदी की, इसलिए बढ़ी। तो इसी आने वाले समय में हिंदुस्तान को अपरंपार क्षमताएं हमारे सामने है। अभी हम 12 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं कि 12 लाख करोड़ का इंपोर्ट बंद हो जाए। इथेनॉल, मिथेनॉल, डीजल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन आए, देश स्वयं पूर्ण बने, ये बंद हो जाए। अभी 6.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हम 15 लाख करोड़ की बनाएंगे। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और जॉब देने वाली इंडस्ट्री है। तो इसमें आएगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो देश की जनता का फायदा होगा, हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। हमारे किसान हैं, उनकी सब्जियां अगर वर्ल्ड में जाने लगेगी, उनके ऑरेंजेस वर्ल्ड में जाने लगेंगे और हमारे मालगुजारी तालाब में झींगे है, ये 700 रुपये किलो गढ़चिरौली में है और सिंगापुर में 9,000 रुपये किलो है, दुबई में 8,000 रुपये किलो है। अगर ये पैकेज होके जाएंगे पैकेजिंग करके तो उनको पैसा मिलेगा। तो इकोनॉमी का मल्टीप्लिकेशन परचेसिंग पावर को बढ़ाता है, परचेसिंग पावर ट्रेड एंड बिजनेस को बढ़ाता है और ट्रेड और बिजनेस के कारण ग्रोथ बढ़ती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है और लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। और इसमें शेयर इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और इंश्योरेंस इकोनॉमी उतनी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस इकोनॉमी की जानकारी शिवांगी ने आपको मिलने के लिए, आपको जानकारी मिले इसके लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे बहुत खुशी है। मैं और आपको कहूँगा कि कभी कभी साहब के साथ मिलके कांस्टेबल को समझाओ कि तुम्हारे पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करना, ताकि वो धनवान बनने चाहिए। यानी वो ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे धनवान बनते वैसे नहीं वो सभी ऐसा नहीं है, पर ये एक लीगल वे से अपने पैसे का हम इन्वेस्टमेंट करके कैसे बड़े बन सकते हैं। छोटे छोटे गरीब लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान देकर उनको ये शेयर इकोनॉमी में लाने का काम जरूर करना चाहिए, देश के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट आएगी और देश की प्रगति होगी, आत्मनिर्भर भारत होगा, रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी और हम दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर आप सबके सहयोग से बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी। आपने जैसे कहा कि कांस्टेबल्स के लिए ट्रेनिंग हो, नितिन जी 5 वर्षापूर्वी प्रज्ञा सरवडे मॅडम या सेबीला डायरेक्टर होत्या, त्या IPS अधिकारी